नमस्कार, जी पंजाब हरियाणा हिमाचल आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ परमीत कौर वालिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। हरियाणा सरकार की तरफ से गठित हाई पावर कमेटी ने 19 सितंबर को संयुक्त किसान मोर्चा समेत 43 किसान नेताओं को बातचीत का न्योता दिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 19 सितंबर को 11 बजे मूर्थल यूनिवर्सिटी के कॉन्फ्रेंस हॉल डी क्रस्ट में रास्ता खुलवाने को लेकर बातचीत होगी। इसे लेकर सोनीपत के डीएम की तरफ से किसानों को न्योता भेजा गया है। संयुक्त किसान मोर्चा के तमाम बड़े नेताओं और पंजाब हरियाणा के तमाम बड़े संगठनों को न्योता भेजा गया है। किसान नेता राकेश टिकैत का नाम लिस्ट में शामिल नहीं है। वहीं करनाल में किसानों पर हुए लाठीचार्ज के मामले को लेकर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इसे लेकर करनाल के आईजी ने कोर्ट में हल्फनामा दाखिल किया है। आईजी ने एफिडेविट में घटना के बारे में विस्तार से जानकारी दी। आपको बता दें कि करनाल के मुनीश लाठर और अन्य लोगों की तरफ से दाखिल याचिका में मामले के रिटायर्ड जज से जांच करवाने, मुआवजा देने और दोषी पर पर्चा दर्ज करने की मांग की गई है और मामले की अगली सुनवाई 24 सितंबर को होगी। करनाल के बाद अब भारतीय किसान यूनियन ने भारत बंद से एक दिन पहले यानी कि 26 सितंबर को पानीपत में महापंचायत करने का फैसला लिया है। इस महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत किसानों को संबोधित करेंगे। बीकेयू के प्रदेश अध्यक्ष रतन मान ने बताया है कि पानीपत की ऐतिहासिक धरती पर होने वाली किसान महापंचायत में हजारों किसान हिस्सा लेंगे। उन्होंने कहा कि महापंचायत को सफल करने के लिए सभी किसानों की ड्यूटी लगा दी गई है। बैठक में भाकियू के पदाधिकारियों, संयुक्त किसान मोर्चा तालमेल कमेटी के सदस्यों और जिला भर से आए हुए किसानों की सहमति से किसान महापंचायत के लिए पानीपत की नई अनाज मंडी का स्थान तय किया गया है। और ये वहाँ गए टिकैत साहब के बाद उनको ये सम्मानित भी करना चाहते हैं और वो इनका हौसला बढ़ाना चाहते हैं। तो ये सारे कार्यक्रमों को जोड़ करके 26 सितंबर को पानीपत में एक बहुत बड़ी किसान महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। और हमारे सोनू मालपुरिया जो जिला अध्यक्ष है, अभी हमने परसों ये डिसाइड किया है कि जो अनाज मंडी है हमारी पानीपत की, उसके साइड के नीचे इस पंचायत का आयोजन किया जाएगा। हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद नेशनल हाईवे के बॉर्डर को खुलवाने की कोशिशें तेज कर दी हैं। एक तरफ जहां प्रशासन लगातार किसानों को मनाने में जुटा है, वहीं सरकार की तरफ से गठित हाई पावर कमेटी के सदस्य किसानों से बात कर समाधान की कोशिशों में जुट गए हैं। तो विपक्ष का आरोप है कि सरकार किसानों के साथ धोखा कर रही है। सुप्रीम आदेश पर खुलेंगे हरियाणा के बॉर्डर, आसान होगी राह, उद्योगों को मिलेगी रफ्तार। मनोहर सरकार और किसानों ने किया मंथन, शर्तों पर अड़े किसान, पक्ष विपक्ष में घमासान। मानेंगे किसान, खुलेंगे बॉर्डर। नेशनल हाईवे खुलवाने पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद हरियाणा सरकार भी एक्शन मोड में है। हरियाणा दिल्ली बॉर्डर पर रास्ता खुलवाने और आंदोलन कर रहे किसानों से बातचीत के लिए सरकार ने हाई पावर 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। कमेटी के सदस्य किसानों से बातचीत कर बॉर्डर खुलवाने की कवायद में जुट गए हैं। सरकार को भी उम्मीद है कि समाधान जल्द निकलेगा। सरकार सदा बातचीत करती रही, सरकार में बातचीत के दरवाजे सदा खुले हैं और निश्चित रूप से समाधान की अपेक्षा तो हमेशा सब पॉजिटिविटी के साथ है। वहीं विपक्ष सरकार की पावर कमेटी को किसानों के साथ धोखा करार देते हुए सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहा है, जबकि किसान इसे किसानों को गुमराह करने वाला कदम बता रहे हैं। अगर रास्ता किसी ने रोक रखा है तो दिल्ली और हरियाणा पुलिस ने रोक रखा है, तो सरकार को अपनी नीयत ठीक करनी चाहिए। सड़कें पूरी तरह से किसानों ने खुली छोड़ी, लेकिन एक तरफ दिल्ली पुलिस ने पक्के बैरिकेड लगाकर, सीमेंट के बैरिकेड लगाकर वो रास्ता रोकने का काम किया और दूसरी तरफ से हरियाणा पुलिस ने बैरिकेड लगाकर उस रास्ते पर आवाजाही रोकी हुई। विपक्ष और किसान मोर्चा का आरोप है कि सरकार बॉर्डर खुलवाने के नाम पर उन्हें परेशान कर रही है, जबकि बॉर्डर किसानों ने नहीं बल्कि हरियाणा और दिल्ली पुलिस ने बंद किया हुआ है।
ऐसे में अब सवाल ये है कि क्या इस गतिरोध के बीच बॉर्डर खोलने की राह आसान हो पाएगी? क्या सरकार की कोशिशें रंग लाएंगी? साक्षी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। करनाल पहुंचे सोनीपत से कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार ने किसानों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि सिंगू बॉर्डर पर किसानों ने रास्ता जाम नहीं किया है, बल्कि दिल्ली प्रशासन ने बॉर्डर सील किया है। उन्होंने कहा है कि किसानों पर रास्ता रोकने के जो आरोप जड़े जा रहे हैं वो पूरी तरह से गलत है। सिंगू बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस ने रास्ते को दोनों ओर से सील किया हुआ है। रास्ता रोके जाने को लेकर किसानों को लेकर भ्रम पैदा किया जा रहा है जो आधारहीन है। इस दौरान सुरेंद्र पवार ने हरियाणा सरकार पर भी निशाना साधा। सरकार का ये कहना है कि किसानों से बात चल रही है कि रास्ता खोल लेंगे, जबकि किसानों ने तो रास्ता बंद किया ही नहीं हुआ, पूरा रास्ता खुला है। अगर आप दिल्ली गए हो तो किसानों कहीं रास्ते में नहीं बैठे हैं। दिल्ली सरकार ने, दिल्ली प्रशासन ने जो है कुंडली बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर जो है उसको पूरा सील किया हुआ है। तो किसान तो पहले भी कोई रास्ता जाम नहीं करना चाह रहे थे। किसान तो रामलीला ग्राउंड में जा रहे थे और अपनी बात रखने के लिए जा रहे थे, और सरकार ने उनको रोका, दिल्ली प्रशासन ने रोका और वो रास्ता बंद किया। किसानों ने कोई रास्ता बंद नहीं किया हुआ। वहीं करनाल सीआईए 2 पुलिस ने 1 किलो 25 ग्राम अफीम के साथ एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी शख्स यूपी के बरेली से करनाल के असंध में अफीम की सप्लाई करने आया था। थाना प्रभारी मोहनलाल ने बताया कि आरोपी इससे पहले भी 2 बार अफीम की सप्लाई कर चुका है और इसी के गांव का मनोज नाम का एक लड़का इस कारोबार में जुड़ा हुआ है, जो ऐसे लड़कों को अफीम देकर भेजता है। हरियाणा सरकार ने तुरंत प्रभाव से 5 आईपीएस अधिकारियों के स्थानांतरण और नियुक्ति के आदेश जारी किए हैं। एससीबी गुरुग्राम की एडीजीपी चारू बाली को भौंडसी पुलिस परिसर गुरुग्राम का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। करनाल रेंज के आईजीपी ममता सिंह को आईजी एसटीएफ का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। आईजी एसटीएफ और परिवहन विभाग के परिवहन आयुक्त और सचिव का अतिरिक्त कार्यभार संभाल रहे अमिताभ सिंह ढिल्लों को आईजी आधुनिकीकरण हरियाणा और परिवहन विभाग के परिवहन आयुक्त और सचिव का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। हिसार रेंज के आईजीपी राकेश कुमार आर्य को आईजीपी कार्मिक हरियाणा का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है और इसी तरह इंटर कैडर स्थानांतरण के तहत असम मेघालय से हरियाणा आने पर मयंक गुप्ता को एएसपी खरखौदा सोनीपत नियुक्त किया गया है। हरियाणा कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने किसान आंदोलन को लेकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। कुमारी शैलजा ने कहा कि पिछले 10 महीने से किसान सड़क पर बैठा है, लेकिन ये सरकार उन पर अत्याचार कर रही है। उन्होंने कहा कि उद्योगों पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है, जिससे रोजगार खत्म होते जा रहा है। सरकार को बातचीत कर किसानों की समस्या का हल निकालना चाहिए। अगर सरकार तीनों कृषि कानून वापस ले लेगी तो किसान वापस लौट जाएंगे। वहीं कुमारी शैलजा ने कोरोना और नोटबंदी को लेकर सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। अब माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के बीच जो भी बातचीत हुई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को हर जगह बीच में क्यों आना पड़ता है? ये कार्य ऐसे हैं जो सरकार को करने चाहिए। सरकार को बातचीत से हर जो समस्या है उसका हल निकालना चाहिए, लेकिन ये सरकार बातचीत में विश्वास नहीं रखती। दमनकारी नीतियां इनकी रहती हैं। कुरुक्षेत्र में किसानों ने पंचायत कर ये तय किया कि नारायणगढ़ मिल का गन्ना शाहबाद शुगर मिल में नहीं उतरने दिया जाएगा। दरअसल सरकार ने एक चिट्ठी जारी कर बंद हो रही नारायणगढ़ मिल का गन्ना यमुनानगर, भांसो और शाहबाद मिल के नाम पर आवंटित किया है। इसको लेकर विरोध हो रहा है और शाहबाद शुगर मिल के किसान परेशान हैं कि कहीं बाहर का गन्ना लेकर उनके हितों पर घात न हो। इसी मामले को लेकर किसान नेता जसवीर सिंह बोले कि सरकार किसानों को आपस में ना भिड़वाए। दरअसल सरकार की तरफ से एक पत्र जारी कर गन्ना आवंटित किया था, जिसके विरोध में किसानों ने पंचायत बुलाई। पंचायत में ये फैसला हुआ है बैठ के शुगर मिल के अधिकारियों के सामने कि हम अधिकारियों ने भी माना कि हमने चिट्ठी ऊपर लिख दी है कि हम गन्ना लेने में असमर्थ हैं
हमारी सरकार से ये अपील रहेगी कि किसानों को आपस में ना बढ़ाए, उस जो शुगर मिल है ना शहजादपुर, उसको चालू रखा जाए ताकि किसानों को कोई दिक्कत ना आए। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि प्रदेश में 20 सितंबर से पहली से तीसरी कक्षा के स्कूल खुल रहे हैं। प्रदेश के 72% शिक्षकों का टीकाकरण हो चुका है। समाज के आम लोगों का लगभग 70% तक टीकाकरण हो चुका है। अगले 10 दिनों में 100% टीकाकरण हो जाएगा। आज की तारीख में कोरोना 0% है, लेकिन फिर भी सुरक्षा के मापदंड पूरे किए जा रहे हैं। कंवरपाल गुर्जर ने वामन द्वादशी मेले के समापन पर आयोजित शोभा यात्रा का शुभारंभ भी किया। सुरक्षा के जो भी मापदंड है उनको पूरा उनका पालन कर रहे हैं और उसका पालन करते हुए जिस प्रकार से परिणाम अभी तक है जो स्कूल हमने खोले वो पानीपत के शहरी विधायक प्रमोद विज एक्शन मोड में दिखाई दिए। विधायक निगम कार्यालय में औचक निरीक्षण के लिए पहुंचे। औचक निरीक्षण से कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। इस दौरान उन्होंने प्रॉपर्टी आईडी और अन्य कार्यों से संबंधित फाइलों की भी जांच की। विधायक ने प्रॉपर्टी आईडी से संबंधित कुछ फाइलें निगम कर्मचारियों से मांगी, जो कि मौके पर नहीं मिली। ऐसे में विधायक ने बताया कि निरीक्षण के दौरान काफी खामियां पाई गई हैं। उन्होंने बताया कि शहर के लोगों ने काफी शिकायतें की जा रही थी, जिसके बाद वह निगम कार्यालय में पहुंचे। हमने सिस्टम में एक और फॉल्ट भी पकड़ा है। मैंने डीएमसी साहब को बुलाया था, हमने उसके जिक्र किया है। एग्जाम्पल हमारे पास ये है, पर अभी तक निगम में किसी के पास भी जवाब नहीं है कि वो है क्या, वो हुआ कैसे। लेकिन उसकी जानकारी मैं मंत्री जी को दूंगा, मैं मुख्यमंत्री जी को उसकी जानकारी दूंगा। वो सिस्टम को और इम्प्रूव करने के लिए मैं उनकी मदद लूंगा और यहाँ पे निगम में सिस्टम में कंप्यूटराइज कराऊंगा। ऐसे मैंने वहीं बात करते हैं सोनीपत की, जहां दर्दनाक सड़क हादसे की तस्वीरें सामने आई हैं। आपको बता दें, बहालगढ़ में रहने वाले रविंद्र की सड़क हादसे में मौत हो गई। वह दिल्ली में एमसीडी कर्मचारी के तौर पर कार्यरत था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। हाइड्रा चालक वाहन को बड़ी लापरवाही और तेज गति से चला रहा था और ऐसे में हादसे के दौरान सिर पर से पहिया चढ़ जाने की वजह से वह गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद हाइड्रा का चालक अपने वाहन को लेकर भाग गया। पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। पैदल चल रहे थे, पैदल। तो किसने एक्सीडेंट हुआ? मुझे हाइड्रो। तो कैसे एक्सीडेंट हुआ थोड़ा बताएंगे बात थोड़ी सी? मौज पैदल चल रहे थे, किस हमारे। अच्छा, वहीं पे मौत हो गई हॉस्पिटल में आने के बाद? वहीं सोनीपत के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में महिला को डिलीवरी कराने के लिए लाया गया, लेकिन खून की कमी की वजह से उसकी मौत हो गई, जिससे गुस्साए परिजनों ने अस्पताल प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए हंगामा किया और सड़क जाम कर दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई का आश्वासन दिया, तब जाके परिजनों ने जाम हटवाया। बच्चे को कहते हैं आपको मैं मुझसे सास हूँ। मैं कहते उनके पति को बताओ, मैं मेरे को बताओ आप क्या है। कहते वो तो है ही नहीं। मैं कहते इधर से तो आप ब्लड मंगा रहे, इधर कहते है ही नहीं। मैं कह आप पहले बताते, अगर कोई कमी थी तो आप पहले बताते। इन्होंने बताया ही नहीं, पहले कुछ भी नहीं बताया इन्होंने। कहते ना कि आप खून का अरेंजमेंट करके रखो। तो घर वालों का ये कहना है कि भाई डॉक्टर की नेग्लिजेंसी से ऐसा हुआ है, तो छानबीन कर रहे हैं। जैसी भी कोई बात होगी, जिस तरह की एप्लीकेशन आएगी हम कार्रवाई करेंगे। बाकी जाम किसी को नहीं लगाने देंगे। ये कोई तरीका नहीं है कि भाई किसी चीज़ को मनवाने के लिए जाम लगाया जाए। उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। बात कर लेते हैं पानीपत की, जहां सीएसपी संचालक मनोज सैनी ने अपनी बहादुरी से बदमाशों को भागने पर विवश कर दिया। मनोज सैनी की बहादुरी की वजह से लूट की वारदात को अंजाम देने आए हथियारबंद बदमाश भाग खड़े हुए। बदमाश सीएसपी संचालक से पिस्तौल की नोक पर लगभग 4 लाख रुपए से भरा बैग लूटने आए थे। बदमाश ने मनोज सैनी की गर्दन पर पिस्तौल का बट मारा, जिसके बाद मनोज सैनी पत्थर उठाकर मारने लगा। तब बदमाश फरार हो गए। हालांकि बदमाश फिर भी आधार कार्ड और 15 से 20 हजार रुपए लेकर फरार हो गए। पीड़ित ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज में जो युवक बाइक पर सवार होकर आए थे, उन पर शक है। मुझे उन पर शक है और पुलिस जो है मामले की जांच कर रही है। और इसमें इसके दूसरे बैग में 3-4 लाख रुपए कैश और भी था, जो ये इसने अपनी जद्दोजहद में उसको बचा लिया, जिसकी शिकायत पर हमने तुरंत इसमें एफआईआर दर्ज कर ली और
कुख्यात छीना झपटी वाले जो आरोपी हैं उनके ऊपर अरेस्टिंग के लिए पूरा फोकस बना रखा है। वहीं पिछले 24 घंटे में कोरोना के 200 नए मामले सामने आए हैं। हालांकि इस दौरान किसी की मौत नहीं हुई है, जबकि 197 मरीज पूरी तरह से स्वस्थ हुए हैं। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 209 नए मामले सामने आए हैं और अच्छी खबर यह है कि पिछले 24 घंटे में कोरोना से किसी की भी मौत नहीं हुई है। 197 मरीज पूरी तरह से स्वस्थ हुए हैं। वहीं शिमला पहुंचे केंद्रीय खेल सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर से जी मीडिया ने खास बातचीत की। इस दौरान उत्तर प्रदेश का चुनाव प्रभारी बनाए जाने पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने बड़ी जिम्मेदारी दी है, जिसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री का आभार जताया है। साथ ही अनुराग ठाकुर ने दावा किया कि पिछले विधानसभा और लोकसभा चुनावों की तरह इस बार भी बीजेपी की भारी मतों से जीत होगी। साथ ही हिमाचल की उपलब्धियों पर जनता को शुभकामनाएं देते हुए भी नजर आए। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत ही एक महत्वपूर्ण विभाग जो है केंद्र द्वारा दिया गया है, बहुत ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी दी गई। उत्तर प्रदेश का सर आपको चुनाव प्रभारी बनाया गया है। मैं आभारी हूँ पार्टी के नेतृत्व का कि मुझे जिम्मेदारी दी है और अपनी ओर से प्रयास करेंगे कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश ने विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में मोदी जी और योगी जी में विश्वास करके भारी सीटें जिताई थी, इस बार भी पहले से ज़्यादा सीटें जिताएंगे और एक बार पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। सर 2022 में विधानसभा के चुनाव है, तो क्या भूमिका आपकी हिमाचल प्रदेश में रहेगी? मैं पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं, जहां पर भी जाने के लिए कहते हैं वहां पर काम किया, चाहे बिहार था, चाहे जम्मू कश्मीर था, बाकी राज्यों में जहां पर भी ड्यूटी लगी वहां पर अपना दायित्व निभाया है। हिमाचल तो मेरा अपना प्रदेश है, यहाँ पर तो आकर चुनाव से पहले भी काम करना है यहाँ पर। तो सर जिस तरह से 50 साल स्वर्णिम वर्ष को राज्यत्व को पूर्ण जो दर्जा मिला है वो हो चुके हैं, तो कैसे देखते हैं आप इसे? हिमाचल की ढेरों उपलब्धियाँ, वर्षों से हिमाचल को आगे बढ़ाने के लिए जितने भी हमारे नेताओं ने, अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने, जनता ने और समाज सेवी संस्थाओं ने अपना योगदान दिया है, मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ। हिमाचल को यहाँ पर पहुँचाने के लिए और अगले 50 वर्षों में हिमाचल और नई ऊंचाइयों पर पहुंचे, उसलिए मेरी शुभकामनाएं। और हम सब मिलकर, पूरा समाज और सरकार मिलकर प्रयास करेंगे कि हिमाचल देश का सिरमौर राज्य बने। सर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। मैं आदरणीय मोदी जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देता हूं। वो देश के नहीं दुनिया के लोकप्रिय नेता हैं। उन्होंने देश के लिए जो समर्पण दिखाया है, जो सेवा भाव से काम किया है, जनता ने उन पर विश्वास व्यक्त किया तो उन्होंने विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है उनके नेतृत्व में भारत विकास की ओर ऊंचाइयों पर पहुंचेगा और हर क्षेत्र में जिस तरह से मोदी जी नेतृत्व दे रहे हैं हम प्रयास करेंगे, उनकी टीम के रूप में काम करें। समस्त हिमाचल प्रदेश की ओर से मोदी जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। कैमरामैन अशोक सोनी के साथ समीक्षा राणा, जी मीडिया शिमला। वहीं रामपुर के दत्तनगर में पारंपरिक अनाजों से बने पकवानों की प्रदर्शनी लगाई गई। पोषण को बढ़ावा देने के लिए इस प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। लोगों को पारंपरिक पोषण अनाज के बारे में जागरूक करने का उद्देश्य पूरा करने के लिए लोगों को इसके बारे में जानकारी भी दी गई। हिमाचल महिला आयोग की अध्यक्षता डेजी ठाकुर ने इसकी शुरुआत की। इस दौरान बाल विकास परियोजना रामपुर और ननखड़ी की 366 आंगनवाड़ी केंद्रों की कार्यकर्ताओं ने विलुप्त हो रहे अनाजों की न्यूट्रिशन और औषधीय गुणों के बारे में भी जानकारी दी गई।